सवाल सवाल भाटी जी आपसे ये भी है, और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों और ब्राह्मणों और दलितों के पीछे हम रहे, ओबीसी हमसे छूट गए, तो अब हमें ओबीसी के पास जाना है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये पीडीए का पूरा अलायंस तो अखिलेश यादव जी ने बनाया था। अब राहुल गांधी जी अखिलेश यादव की जितनी बेस है उसी पर प्रहार करना चाहते हैं। नहीं, इसे प्रहार क्यों कहें, इसे सहयोग करना नहीं कह सकते हम। डाका जो डालना भी हमारा कह सकते फॉर्मूला हैं। जी डाका डालना भी कह सकते हैं। नहीं डाका देखिए, समाज या वोट या समर्थन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये कोई सोना चांदी या नोट नहीं है जिन पर डाका पड़ जाएगा। समाज की, अच्छा ये कौन नहीं चाहेगा कि जिस समाज की हम आवाज उठा रहे हैं बाकी पार्टियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। हम तो चाहेंगे बीजेपी भी इसका समर्थन करे, पीडीए का समर्थन करे बीजेपी भी, और जाति जनगणना का भी समर्थन करे। लेकिन जो अब तक चर्चा हुई है उसमें मैं दो बातें नाविका जी कहना चाहता हूँ। पहली बात तो हम डॉक्टर लोहिया के समर्थक हैं, उनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, उनके अनुयायी हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संगठन की गति 4 कदम आगे 2 कदम पीछे होती है। संगठन कभी पीछे बढ़ता है, कभी आगे बढ़ता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस बहुत कमजोर हुई, बहुत पीछे गई, बहुत गलतियां की कांग्रेस ने, और लेकिन अब अगर कांग्रेस उन्हें सुधार रही है तो इसमें कोई और ये बदलाव आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मात्र 47 सीटें आई थी और 15% इन्हें वोट मिला था, और 229 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी, 229 सीटों पर। और उसके 5 साल बाद 17 में इनकी 300 से ज्यादा सीट आ गई। तो ये तो बदलाव होते रहते हैं। एक बात शहजाद भाई ने कही, शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए, जो नारा लगा सोनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका मतलब है वो अपने नेता की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं और देश की भी जिंदाबाद बोल ये रहे नहीं हैं। बोला। और ये अक्सर पार्टियों में, मैंने तो रैलियों में लगते देखे हैं ना, जैसे अखिलेश यादव समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इसे ठीक से समझिए, आप गलत समझ गए। मैं सुना वो देता सोनिया हूँ। गांधी को हिंदुस्तान नहीं बता रहे। मैं सुना सोनिया देता हूँ। गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुना दूं, मैं सुना देता हूँ, सुनिए। नहीं सुनाया तो मैंने सुना है ना, यही बोला है। एक सेकंड भाटी जी सुन लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। आप क्या सुना? अच्छा सुन लीजिए। वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, अच्छा या चलिए, आपकी ये इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन है दूसरी। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने आवाज नहीं आ रही, मैं नाविका जी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई राहुल लड़ रहे हैं। गांधी वेस्ट इंडिया, पहले साउथ इंडिया फिर वेस्ट इंडिया, ये देश को कौन अब बांट इसमें क्या रहा है? interpretation और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ भाटी जी, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि सरदार पटेल की राह पर हम चलेंगे, सरदार पटेल ने नींव रखी थी कांग्रेस पार्टी की, तो सरदार पटेल तो कभी भी जातिगत जनगणना नहीं चाहते थे। तो ये कौन सी राह है, ये कौन सा न्याय पथ है जहां राहुल गांधी कह रहे हैं सरदार पटेल की बात, लेकिन दूसरे ही तरफ अपनी डिवीजन वाली जो राजनीति है उसे आगे कर रहे हैं? देखिए, सरदार पटेल का पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व, पूरा कृतित्व उनका आप देखेंगे, और जो आर्काइव में सरदार पटेल के पत्र मौजूद हैं जो उन्होंने लिखे और जो उनके क्रियाकलाप मौजूद हैं, वो सारे इस बात का ठोस प्रमाण है कि सरदार पटेल पूरी तरह कांग्रेसी थे, कांग्रेस की विचारधारा में रचे बसे थे, और आरएसएस और हिंदू महासभा के कट्टर विरोधी थे। सरदार पटेल ने ही गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और जब लोगों ने सवाल उठाया था कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, तो सरदार पटेल ने खुद ये लिख के, लिखित में मौजूद है आज भी, उन्होंने लिखा कि जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों पर मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई गई, उससे ये जाहिर होता है कि ये संगठन उनकी हत्या में शामिल था। तो सरदार पटेल को ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज प्रयास कर रहे हैं, जिन डॉक्टर अंबेडकर को लगातार गाली देते रहते थे, मनुवाद की बात करते थे, मनुस्मृति पर आधारित संविधान मांगते थे, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, आज ये उनकी भी फोटो लगाते हैं। ये एक तरफ गॉडसे की भी फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ गांधी जी की भी लगाते हैं। जिस गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की, उस गॉडसे की भी पूजा करते हैं।
और गांधी जी की पूजा करते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उस आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सावरकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती का अभियान चला रहे थे। ये सावरकर की भी फोटो लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की भी लगाते हैं। जवाब तो इनका जवाब तो कोई दीजिए, आइडिया, इनकी जवाब विचारधारा दीजिए, कोई क्लियर ही क्योंकि नहीं है। आजकल के करंट हालातों पर तो बोल नहीं देखिए, रहे, लेकिन ऐसा है, सब गांधी, मैं- सरदार पटेल, अंबेडकर की तरफ चल- मैं भाटी जी की जो करेज है ना, इसका मैं कायल हूँ, कायल, सबसे बड़ा फैन हूँ मैं भाटी जी का। बताओ क्यों? इनके नेता माननीय आजम खान, इन्होंने बोला ये एक प्रतिमा है उंगली दिखाती हुई, जहां ये प्रतिमा लग गई वहां पे वो लैंड अपनी कर देते और आगे वाली जमीन भी मेरी घोषित कर देते। ये आजम खान के सुविचार आंबेडकर जी पर। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका, ये उनके सुविचार। और आदरणीय अखिलेश जी ने 8 जिलों का नाम जो हमारे दलित महानायकों के नाम पर था, रमाबाई नगर, महामाया नगर, बुद्ध नगर, इनका नाम बदलने का काम किया। ये आंबेडकर जी की पैरवी कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 बार आंबेडकर जी को चुनाव हराया, उनके साथ बैठकर, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेपी ने तो आरएसएस की प्रशंसा की, नेहरू जी ने आरएसएस की प्रशंसा की, महात्मा गांधी ने लिखकर आरएसएस की प्रशंसा की, और वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस का बैन खुद हटाया था। तो वो आधा हिस्सा छोड़ देना है। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना है कि मुझे बता दीजिए मान्यवर, कि पटेल जी की राह पर चल रहे हैं ना ये लोग, तो पटेल जी ने वन इंडिया बोला था, आज यहां पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हमारी लड़ाई वेस्ट इंडिया से है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि कभी कोई बोलता है नॉर्थ वर्सेस साउथ होना चाहिए, कभी कोई गौमूत्र राज्य बोलता है, कभी कोई सनातन समाज बोलता है, कभी कोई यूपी बिहार को टॉयलेट क्लीनर बोलता है, और आज बोला जा रहा है वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है। भाटी जी, इस पर अपना ज्ञान दीजिए। नहीं, भाटी जी इस पर आए, उससे पहले मैं लाना चाहती हूं प्रदीप गुप्ता जी को। अब प्रदीप गुप्ता जी, आपने आज का ये रेजोल्यूशन देखा होगा, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 64 साल बाद गुजरात में, और वहां जाते ही आपको सरदार पटेल तो याद आते ही हैं, आप वेस्ट इंडिया से जंग भी छेड़ देते हैं। 40 साल में वहां पर गुजरात में तो कम से कम कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन जंग छिड़ गई है। अब ये जंग छिड़ने से वोट पर क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है कुर्सी के लिए भाजपा अपनी राजनीति करती है। क्या कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से ऊपर उठ गई है? शायद इसीलिए उनके कार्यकर्ता अब कह रहे हैं, अरे भाई भारत जोड़ो यात्रा तो हो गई, लेकिन फिर भी अंदर से ही किसी ने पार्टी को हरा दिया। अब ये क्या है? थैंक यू नाविका जी। देखिए, पुरानी कहावत है कि कुछ तो लोग करेंगे और फिर कुछ तो लोग कहेंगे। तो अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की जो आज की डेट में वर्तमान स्थिति है, उनको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने इतना सशक्त कंपटीटर है जो कि बीजेपी के तौर पे जो 60 साल के संघर्ष से आए, और मोदी जी के तौर पे जो कि कम से कम 30 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री 2014 में बने थे। अब रह गई बात कि कांग्रेस जो है, एक कहते हैं ना कि जिस दिन आप शुरू करें, पहली गिनती शुरू करें, उसके 15 साल किसी को ग्रेजुएट करने के लिए लगते हैं और करीब 20 साल मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए लगते हैं। तो अभी संघर्ष जारी है कांग्रेस का, कोशिश की जा रही है और कोशिश करनी भी चाहिए। बल्कि मैं तो थोड़ा सा हाफ गिलास फुल की जगह हाफ गिलास फुल देख रहा हूं कि उनकी 52 सीटों से 19 में करीब और 24 में 99 सीटें हो गई, तो कह सकते हैं कि प्रोग्रेस तो है। लेकिन सवाल है कि ये कब मात दे पाएंगे बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को, वो देखने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी 77 की बात कर ले, जनसंघ आई थी, तो उसके बाद 96 करीब 20 साल के बाद अटल बिहारी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और 2 साल बीच में वो जेडीयू जनता दल की बनी थी वीपी सिंह के नेतृत्व में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का संघर्ष जारी है और वो कंटिन्यू जारी रहेगा। लेकिन दिक्कत बस ये है कि सामने इतना सशक्त चेहरा और पार्टी है कि उसके लिए मुझे लगता है भी 15 साल थोड़े कम है, 20 और उसके आगे जाने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, 52 से 99 हो तो गए, पर फिर क्या हुआ? महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, सिवाय ईवीएम को दोष देने के कांग्रेस ने कुछ और किया है? और आज के अधिवेशन के इस रेजोल्यूशन में कोई और नई राह आपको दिखाई दी है, कोई न्याय पथ? देखिए, इसमें जो नई राह मुझे दिखी, वो सब जो बात कर रहे हैं, सरदार पटेल जी की जो बात है वो बिल्कुल नई राह है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अब वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि
नेहरू गांधी जो अभी तक सबसे सर्वोपरि रहते थे, सामने फ्रंट पे रहते थे, अब चूंकि वो गुजरात में है और गुजरात से सरदार पटेल जी आते हैं, और नेहरू और गांधी से निकल के अब वो कोशिश की जा रही है कि दूसरे किसी चेहरे को लाया जाए जिस पे शायद जनता विश्वास कर सके। जनता विश्वास करेगी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, सवाल जरूर पूछ रही है जनता। राजकुमार गुप्ता यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ने की सोच रखने वाले नेता किस न्याय पथ पर चलेंगे? विजय बहादुर सिंह भी पूछ रहे हैं, कल्पना कर लेने भर से कांग्रेस क्या आगे बढ़ जाएगी? विवेक जी।